गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 10 है, सोना इसका है सेकंड पार्ट है कि टांगे अधिक सुडौल और खुरों की कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बकीम और लचीली हो गई थी। पीठ के भराव वाला उतार चढ़ाव और इसगंधता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता थी तो उसकी आंखों और दृष्टि से मिलती थी। आंखों के चारों ओर और खिंची कजल कोर में नीले कोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी कि मानो नीलम के बल्बों में उजली का स्फुरण हो। कजल कोर का मतलब है कि उसकी आंखों के नीचे जो निशान होता है उसके लिए बोला गया है। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने के 4 बच्चों को जन्म दिया। वे खेल के सगियों को भूलकर अपने नवीन दृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंती या गोदूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना ही स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने ही पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य के आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद सब पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आईं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रयास में कम रहती थी। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों से मैंने फ्लोरो को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना का नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसे भीतर कर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भूखने तथा क्रंदन की ध्वनियों को सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक आ जा पहुंचते, परंतु जब चली जाती तब वे उदास भाव मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना ही सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन था। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल जाने आने के लिए निश्चय का कारण बद्रीनाथ की यात्रा ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया था। 2 जुलाई को लौटकर जब मैंने बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोदूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त कराने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसके आशंका से माली ने उसे मैदान की एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तंभता की स्थिति में बंधन सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुक्के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को अंगंगा में प्रभावित कर आए और इस प्रकार से किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना। जनसंकुलता का मतलब है कि लोगों की भीड़ भाड़ में
पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चित था कि वह अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरन पालना ही पड़ रहा है। थैंक यू।